एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। ये अहोम कौन थे, कहाँ से आए थे और इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी, तो इनके बारे में थोड़ा हम अब जान लेते हैं। तो 13th सेंचुरी में क्या होता है, ये अहोम एथनिक ग्रुप प्रेजेंट डे म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली में माइग्रेट करता है और अहोम किंगडम बना लेता है। अब सबसे पहले समझो 13th सेंचुरी का मतलब क्या होता है। तो 13th सेंचुरी का मतलब है 1200 से 1299 का जो टाइम पीरियड है ना, क्योंकि सेंचुरी कैसे पता करते हैं कि जो नंबर दिया गया उससे एक नंबर पीछे चले जाओ। तो 13 से एक नंबर पीछे 12 है, तो 1200 से 1299 तक का समय है 13वीं शताब्दी का। ठीक है, अब जो मेन टाइम है वो है 1228। इस 1228 सीई में ये अहोम किंगडम इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ये अहोम एथनिक ग्रुप है पूरा का पूरा। एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसकी कॉमन एंसेस्ट्री होती है, यानी कि कॉमन इनका ओरिजिन है या इनकी उत्पत्ति, या हम कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज वगैरह थे वो सेम रहे हैं। ठीक है, इनका कॉमन कल्चर होता है, एक जैसा कल्चर, एक जैसी लैंग्वेज, कॉमन इनके ट्रेडिशंस या परंपराएं होती हैं। ओके, कॉमन रीति रिवाज होते हैं। मतलब जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो अहोमों की एक अलग अपनी आइडेंटिटी है, तो अहोम एथनिक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इन्होंने माइग्रेशन किया था। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि एक जगह से परमानेंटली उठकर दूसरी जगह पर चले जाना। ठीक है, इसको ट्रैवलिंग से कंफ्यूज मत करना। मतलब जैसे मान लो कोई इंसान है, वो दिल्ली से उत्तराखंड गया। ठीक है, यूके लिख दे रहे हैं उत्तराखंड। दिल्ली से उत्तराखंड गया, तो अगर वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए जा रहा है सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली घूमने के लिए, तो हम इसे ट्रैवलिंग बोलेंगे या घूमना वगैरह बोलेंगे। ठीक है, टूरिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर वो दिल्ली से उठकर परमानेंटली ही उत्तराखंड में जाकर सेट हो जाता है, यहाँ से इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ बेच बाच के चला गया, अब यहाँ पर वो कभी वापस नहीं आएगा, वो परमानेंटली उत्तराखंड में सेटल हो गया, तो इसका मतलब है वो दिल्ली से उत्तराखंड में माइग्रेट कर गया। ठीक है, यहाँ पर इसका माइग्रेशन हो गया। तो माइग्रेशन का क्या मतलब है कि परमानेंटली सेटल हो जाते हैं दूसरी जगह पर जाकर। ठीक है, तो ये अहोम एथनिक ग्रुप भी म्यांमार से उठकर ब्रह्मपुत्र वैली में माइग्रेट कर गए थे। अब ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र वैली म्यांमार, ये कहाँ है भाई? तो सबसे पहले ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और इंडिया के ईस्ट में है ये म्यांमार कंट्री। ठीक है, साफ साफ दिख रही है, ईस्ट में है। ओके, क्योंकि हम डायरेक्शन देखना जानते हैं, मैंने सिखाया है। तो इसी म्यांमार से उठकर ये आ जाते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली में। अब ब्रह्मपुत्र वैली हम इसे क्यों बोल रहे हैं? वैली का मतलब क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच से जो नदी बहकर जा रही होती है यहाँ से, इसको हम वैली बोलते हैं। इसको पास से कंफ्यूज मत करना। जो दर्रा होता है, दर्रे का मतलब क्या है, नॉर्मली 2 पहाड़ हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इनके बीच में कोई नीची जगह है थोड़ी सी, यहाँ से आसानी से इधर से उधर आया जाया जा सकता है। यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है, लेकिन वैली में नदी बह रही होती है। ठीक है, 2 पहाड़ों के बीच से नदी बह रही होती है। तो ब्रह्मपुत्र वैली की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहाड़ हैं और यहाँ पर पहाड़ हैं। ठीक है, और पहाड़ों के बीच से ये बह रही है नदी। ठीक है, ये नदी बह रही है इस तरीके से, तो इसीलिए हम इसको ब्रह्मपुत्र वैली बोल रहे हैं। अब थोड़ी सी ब्रह्मपुत्र की हम मैपिंग कर लें, तो इंडिया के नॉर्थ में ये कंट्री है चाइना। ठीक है, चाइना, और ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं तिब्बत। ये तिब्बत पहले एक अलग कंट्री हुआ करती थी जिसको चाइना ने कब्जा लिया है, तो हम इसको अब चाइना के अंडर ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो यही तिब्बत या चाइना से बनकर आती है ये ब्रह्मपुत्र। बनकर आती है का क्या मतलब है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो इनकी चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, ये बर्फ़ जब नीचे की तरफ पिघलती है तो यहाँ से नदी बनकर आती है। इस तरीके से नदी का ओरिजिनेशन होता है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल कर आ रही है और इस तरीके से तिब्बत में बह रही है, और तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको तिब्बत में? यारलुंग सांगपो। अलग अलग नाम है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पर यारलुंग सांगपो इसको बोलते हैं। इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू भारत में एंटर कर जाती है और भारत में इसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश स्टेट। ठीक है, तो भारत में आ चुकी है ये नदी, अब भारत में आई है, फिर असम के थ्रू ये बहेगी इस तरीके से और फिर जाकर बांग्लादेश में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्री है ये है बांग्लादेश। ओके, अब एक नदी यहाँ से आ रही होती है गंगा। ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मिल जाते हैं बांग्लादेश में, और दोनों मिलकर कंट्री फिर जाकर ये इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती हैं। इससे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तो इंडिया के ईस्ट में जो समुद्र है वो कहलाता है बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में जो है वो है अरेबियन सी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना।
तो फिर ये ब्रह्मपुत्र की मैपिंग हमने देख ली, घाटी इसको क्यों बोल रहे हैं ये भी हमने देख लिया है। तो म्यांमार से उठकर इन पहाड़ियों को पार करके जो अहोम थे वो यहाँ पर असम में बस जाते हैं। तो अब इनका पॉलिटिकल मैप अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरे भारत में मुगल फैले हुए थे, ठीक है। ये मुगल क्या कर रहे थे, इधर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब है वो अभी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अहोम किंगडम है असम में, ठीक है। इस तरीके से इन अहोमों ने इन मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट समझ ले रहे हैं। यहाँ पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप नहीं है, कोई बात नहीं, हम इससे समझ ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये भारत का मैप है, मान लो यहाँ पर स्टेट्स हैं अलग अलग। तो इंडिया का नॉर्थ ये हो जाता है, ठीक है, इंडिया का साउथ ये हो गया, इंडिया का ईस्ट ये है और इंडिया का वेस्ट ये है। तो नॉर्थ वेस्ट वाली जगह तो ये हो जाती है और नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा ये होगी, यानी कि ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब भी बात हो नॉर्थ ईस्ट की तो हमेशा याद रखना कि हम इसी रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है नागालैंड, फिर ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये है असम, ठीक। यहाँ पर जो स्टेट है ये है मणिपुर और मणिपुर के साउथ में यहाँ पर है मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम के वेस्ट में देखोगे तो ये है त्रिपुरा और ये है मेघालय, ठीक है। और इसके अलावा ये जो छोटा सा स्टेट है ये है सिक्किम। तो ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। बाकी इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो ये वाला कहलाता है, इंडिया का नदर्न पार्ट ये है यानी कि नॉर्थ वाला, इंडिया का वेस्ट पार्ट ये हो जाता है, इंडिया का साउथ पार्ट ये हो जाता है और सेंट्रल पार्ट में ये मध्य प्रदेश वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पर अहोम तो जाकर बस जाते हैं, तो इन्होंने माइग्रेशन किया था, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। तो सल्तनत टाइम पर और मुगल पीरियड दोनों के समय पर, मतलब जब दिल्ली सल्तनत थी और जब मुगल काल था, दोनों ही समय पर अहोम रूलर्स ने बहुत ज़्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस शो किया। स्टिफ रेजिस्टेंस यानी कि बहुत कड़ा प्रतिरोध इन्होंने दिखाया, इन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि ये लोग नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में इनके एक यूनिक सिस्टम की बात हो रही है जिसका नाम है पैक सिस्टम। ये पैक सिस्टम क्या होता है, इसमें हर एक एबल बॉडीड मैन को, यानी कि जो भी हेल्दी मैन है या हम कह सकते हैं जो भी मेल थे 15 से 50 साल के मेल जो थे, अडल्ट जो थे, उन लोगों को कभी भी बुलाया जा सकता था स्टेट की सर्विस के लिए। या तो वो लेबर के थ्रू अपनी सर्विस दे सकते थे या फिर मिलिट्री के थ्रू, और बदले में उन्हें लैंड राइट्स दिए जाते थे। मतलब क्या है इसका, पैक सिस्टम में क्या होता था कि राज्य में जितने भी जो मैन हैं, जो एबल मैन हैं, मतलब बीमार ना हो, बूढ़े ना हो, ठीक है, बच्चे ना हो, उन्हें छोड़कर सभी को कभी भी बुलाया जा सकता था। अगर युद्ध की स्थिति आ जाती है तो लड़ने के लिए बुलाया जा सकता था, या फिर वो स्टेट में लेबर के थ्रू भी अपना योगदान दे सकते थे। लेबर जैसे कि कोई सड़क बनानी है, पुल बनाना है, तो उसमें ये लोग काम कर सकते थे और बदले में इन्हें लैंड राइट्स दिए जाते थे, यानी कि खेती के लिए ज़मीन दी जाती थी ताकि ये लोग आसानी से अपना जीवन जी सकें, ठीक है। तो इसमें एक बात, ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें विमेन को नहीं बुलाया जाता था, सिर्फ मैन को ही बुलाया जाता था। विमेन घर में रहकर खेती वगैरह संभालती थी, अगर मैन चले गए हैं युद्ध वगैरह के लिए तो, और घर संभालती थी, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये जो अहोम रूलर्स थे ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वही सड़क, पुल, कोई बांध बनाना है, नहर बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, तो वो बन पाता है इससे। और एक लार्ज स्टैंडिंग फोर्स इनकी तैयार हो जाती है बिना किसी परमानेंट आर्मी के, यानी कि इन्हें अपने राज्य के अंदर कोई भी परमानेंट आर्मी रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। मतलब उन्हें लगातार सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, इन्हें जब भी ज़रूरत होगी ये लोग बुला लेंगे, सभी लोग आ जाएंगे और लड़ेंगे फिर दुश्मन के खिलाफ में, ठीक है। तो स्टैंडिंग फोर्स तो है, यानी कि इनके पास में एक स्थायी बल है, एक बड़ी सैन्य शक्ति है, या हम कह सकते हैं कि जो सेना है वो तुरंत के तुरंत इकट्ठी हो जाएगी बुलाने पर, ठीक है। लेकिन इन्हें कोई परमानेंट आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्लियर हो गया। तो फिर टाइम के साथ में अहोम्स लोकल कल्चर में एसिमिलेट हो गए। लोकल कल्चर कहाँ का कल्चर, असम में जाकर बसे हैं, तो वहीं के कल्चर में ये लोग घुल मिल गए। इन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, डाइवर्स फेथ्स को एनकरेज किया। डाइवर्स फेथ्स यानी कि जो अलग अलग धर्म थी, अलग अलग मान्यताएं थी लोगों की, उनको एनकरेज कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो अहोम्स थे वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, मतलब दूसरे धर्मों के प्रति भी इनका सम्मान था काफ़ी, ठीक है। औरंगजेब की तरह नहीं थे कि लोगों को मारना काटना, ऐसा ये लोग नहीं कर रहे थे,
ठीक है। उसके अलावा इन्होंने असम के रिच ट्रेडिशन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि असम में जाकर बस गए ऑब्वियसली। ओके, अब इसके बाद में हमें ये डिस्कस करना है कि जो पैक्स सिस्टम रहा इसने लोगों की डेली लाइफ्स को कैसे अफेक्ट किया होम किंगडम में। हमें चैलेंजेस भी बताने हैं और बेनिफिट्स भी बताने हैं, और किंग को किस तरीके से इसने हेल्प किया आर्मी मैनेज करने में और इकॉनमी मैनेज करने में। तो थोड़ा सा अब हम इसके बारे में देख ले रहे हैं। ठीक है, तो लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो बेनिफिट देख लो। इसके बेनिफिट क्या थे। लैंड राइट्स लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए लोगों को लैंड मिल रही है, जिससे लाइवलीहुड उन्हें मिल जाता है, खेती वो लोग कर पा रहे हैं, खाने के लिए भी फिर उससे मिल पाएगा। ओके, फिर स्ट्रॉन्ग डिफेंस, मतलब हर एक एबल बॉडी मैन को बुलाया जाता है मिलिट्री सर्विसेज के लिए, तो अहोम रूलर्स एक लार्ज आर्मी को मेंटेन करके रख सकते थे। इसके अलावा पब्लिक वर्क हो जाता था। पब्लिक वर्क में जैसे कि रोड्स, एम्बैंकमेंट यानी कि वही बांध बनाना, और इरिगेशन सिस्टम्स, फोर्ट या किले जो बनते थे, और अदर पब्लिक प्रोजेक्ट जो भी होते थे, वो सब बन पाते थे इन लोगों के काम की वजह से, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता था। ठीक है, फिर लोअर कॉस्ट होती थी स्टेट के लिए, कि किंगडम को कोई एक परमानेंट पेड आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसा कि मैंने बताया, जिससे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कम रहे। ठीक है, अब इसके चैलेंजेस क्या रहते हैं कि कंपलसरी सर्विस थी, मतलब लोगों को आना ही पड़ता था, चाहे उनका मन हो चाहे ना हो, उन्हें कंपलसरी सर्विस देनी ही पड़ती थी। फिर इसके अलावा लॉस ऑफ टाइम रहता था। फार्मर्स और वर्कर्स को उनकी खुद की फील्ड जो खेत थे उनको छोड़कर जाना पड़ता था, अपने सारी ऑक्यूपेशंस को छोड़कर जाना पड़ता था जब स्टेट सर्विस की बात आती थी। तो फिर जो खेत वगैरह है उसको फिर विमेन को संभालना पड़ता था। विमेन घर भी देख रही है, खेत भी देख रही है, फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। फिर इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है फैमिलीज़ पर। ठीक है, जब एक फैमिली मेंबर मिलिट्री या लेबर ड्यूटी पर गया हुआ है तो हाउस होल्ड प्रोडक्टिविटी सफ़र कर सकती है, क्योंकि जो मेन होता है वो मैन होता है। उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल हार्डशिप, मिलिट्री कैंपेन्स और लेबर प्रोजेक्ट में डिफ़िकल्ट और डिमांडिंग वर्क होता है। ठीक है, मिलिट्री काम जो है वो इतना आसान नहीं होता है, सेना का काम, युद्ध लड़ना कोई आसान बात थोड़ी है, तो फिजिकल हार्डशिप यहाँ पर रहती है। ये चैलेंजेस रहे। अब इससे आर्मी को मैनेज करने में कैसे हेल्प की, तो ट्रेंड मैन पावर मिल सकी स्टेट को। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं, सारे के सारे जो पैक लोग हैं जो बुलाने पर आ जाएंगे, वो सब के सब ट्रेंड हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी युद्ध पर जाना पड़ सकता है, इसीलिए। ठीक है, और रैपिड मोबिलाइजेशन इनेबल हो पाया वॉर के दौरान, मतलब जब भी युद्ध छिड़ेगा तो बहुत तेज़ी से रैपिडली जो सेना है वो इकट्ठी हो सकेगी, मोबिलाइज हो सकेगी। ठीक है, फिर जो अहोम्स हैं उनकी हेल्प हो जाती है इस सिस्टम से, कि वो जो मुग़ल वगैरह थे इनसे जो भी इन्वेजन या जो अटैक हो रहे थे उनको ये रजिस्ट कर पाते हैं, उनको दूर कर पाते हैं। क्लियर। अब इसने इकोनॉमी को कैसे मैनेज करने में हेल्प किया, कि इसने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों को लैंड दिया जा रहा है उनकी सर्विस के बदले में। ठीक है, फिर बिल्ट एंड मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है इससे, क्योंकि लेबर भी तो ली जा रही है लोगों से। ठीक है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड बनाया गया है, नहरें बनाई गई हैं, तो ट्रेड के लिए, फार्मिंग के लिए ज़रूरी रहता है, तो इससे पूरे के पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होता है। फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाती है परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी पर। ठीक है, जब उनकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी गवर्नमेंट की, तो वो और किसी काम पर भी उस पैसे को लगा सकते हैं वो। ठीक है, उसके अलावा एक स्टेडी वर्कफोर्स बनी रहती है स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, रोड बनाना है, कोई नहर बनानी है या कोई पुल बनाना है, तो उसके लिए हमेशा ही वर्कफोर्स तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि स्टेट कभी भी बुला सकता है उनकी सर्विस के बदले में और उन्हें लैंड देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई इस चीज़ की, पैक्स सिस्टम के फ़ायदे नुकसान की, और आर्मी और इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया गया, इस सब की बात हो गई। ठीक है, अब 17th सेंचुरी की बात यहाँ पर हो रही है, जब औरंगज़ेब ने मुग़ल फोर्सेस को भेजा था और ब्रीफली यानी कि कुछ समय के लिए अहोम की किंगडम गढ़गांव को कैप्चर कर लिया था। 17th सेंचुरी की बात का मतलब यहाँ पर है 1662 की बात हो रही है। जनवरी 1662 में मीर जुमला जो था, ये मीर जुमला था मुग़लों का बंगाल का गवर्नर, क्योंकि मुग़ल्स ने अलग अलग जगहों पर जो गवर्नर थे वो बिठा कर रखे थे, क्योंकि एक जो राजा है वो पूरे इतने बड़े एम्पायर को नहीं देख सकता है ना, तो यहाँ पर इस इधर वाले रीजन पर था बंगाल, और यहाँ का गवर्नर था मीर जुमला। ठीक है, इसीलिए यहीं से मीर जुमला को भेजा गया कि जाओ और यहाँ पर अहोम किंगडम पर तुम अटैक करो।
तो मीर जुमला ने क्या किया था, थोड़े टाइम के लिए इनकी कैपिटल गढ़गांव को कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन वो कैप्चर रख नहीं पाता है। ठीक है, असम में उसने इन्वेड किया। मार्च 1662 में उसकी आर्मी ने सक्सेसफुली गढ़गांव को कैप्चर किया और ये गढ़गांव अहोम किंगडम की कैपिटल थी, लेकिन वो कैप्चर नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा रहती है, बीमारियाँ लगने लगी मुगल सेना को, इसीलिए ये लोग परेशान हो गए और वहाँ से इन्हें पीछे हटना पड़ा। और इसके अलावा अहोम्स ने भी तो लड़ाई करी थी। अहोम्स ने अपने टेरेन की नॉलेज का इस्तेमाल किया, मतलब वहाँ पर पहाड़ है, नदी है, जंगल है, उस चीज़ की नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मुगलों को तो पता नहीं है, जो वहाँ पर मेन लोग रह रहे हैं, जो अहोम्स रह रहे हैं, उन्हें ही तो पता है, तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे इन्होंने अटैक को रिपल्स कर सके, यानी कि जो इनकी कैपिटल कब्जा ली गई थी उसको ये वापस पाने में सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, तो पहला अटैक हुआ था ये वाला 1662 में, जिसमें कैपिटल कब्जा ली गई थी, लेकिन थोड़े ही समय के लिए वापस से दोबारा से अहोम को अपनी कैपिटल मिल गई थी। उसके बाद में दूसरा अटैक दोबारा होता है 1671 में। इसमें क्या होता है, सरायघाट का बैटल होता है। तो जो मुगल्स थे, लेटर का मतलब है यहाँ पर मुगल की बात हो रही है, उनके पास में ज़्यादा मैन है, यानी कि ज़्यादा सैनिक हैं, और ज़्यादा बड़ी फ्लीट ऑफ रिवर बोट्स है, यानी कि जो नावें होती हैं उनका एक बहुत बड़ा बेड़ा या उनका बहुत बड़ा ग्रुप था मुगल्स के पास में, क्योंकि ये युद्ध बेसिकली नदी में ही लड़ा गया है, ब्रह्मपुत्र में ही। ठीक है, तो ज़्यादा नावें हैं मुगल के पास में, ज़्यादा सेना है, लेकिन उसके बावजूद सरायघाट के बैटल में क्या होता है, ये अहोम ही जीतते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये लड़ा गया था, प्रेजेंट डे गुवाहाटी के पास में, और गुवाहाटी में ही सरायघाट है। तो गुवाहाटी और गढ़गांव को उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का मैप, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये है सामने आपके जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, अहोम किंगडम। ठीक, असम में फैला हुआ था। अब इसी अहोम किंगडम में दो अलग अलग जगहें हैं, एक तो है गढ़गांव जो कि यहाँ पर है, इस जगह पर लोकेटेड है ये गढ़गांव, और एक है गुवाहाटी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लोकेटेड है। तो दोनों के बीच में आपको अच्छा खासा डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लोकेटेड है गुवाहाटी और यहाँ पर लोकेटेड है गढ़गांव। ठीक है, और यहीं गुवाहाटी में सरायघाट नाम की जगह पर हुआ था सरायघाट का बैटल 1671 में। अब इस बैटल में अहोम मिलिट्री कमांडर तो लचित बोरफुकन था। ठीक है, मतलब अहोमों की तरफ से लड़ कौन रहा था, लचित बोरफुकन लड़ रहा था, और जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था वो था राजा राम सिंह वन। अब ये राजा राम सिंह कौन है, ये नाम से तो मुगल लग नहीं रहा है, तो ये राजपूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ राजपूत मुगलों के साथ में थे, उनके साथ में फ्रेंडशिप कर ली थी। तो राजा राम सिंह फर्स्ट मुगल्स की तरफ से लड़ रहा है और अहोम की तरफ से लचित बोरफुकन लड़ रहा है। ठीक है, और अहोम के पास में सिर्फ और सिर्फ 10,000 की सेना थी, लेकिन इन 10,000 की सेना ने मुगल फोर्स को हरा दिया, जो कि 30,000 की सेना थी। 30,000 सोल्जर्स थे मुगल्स के पास में, 10,000 थे अहोम के पास में, लेकिन उसके बावजूद मुगल्स हार जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अहोम को अपनी जगह की नॉलेज थी, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये युद्ध जो है वो नदी में हो रहा है। ठीक है, तो मुगलों की सेना जो है यहाँ पर जो नदी में जब वो युद्ध करेंगे तो वो उतने माहिर नहीं थे नदी में युद्ध करने के लिए, लेकिन जो अहोम यहाँ पर पहले से रह रहे हैं वो जानते हैं कि कैसे नदी में लड़ाई की जाएगी, कैसे जल्दी जल्दी नावें चलाई जाएंगी, तो इस वजह से वो जीत पाए। इसके अलावा आसपास के जंगलों का फ़ायदा उठाया, गुरिल्ला वॉरफेयर की इन्होंने। ठीक है, तो अल्टीमेटली अहोम अपनी इंडिपेंडेंस प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल रहे और मुगल्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ पाए। तो राम सिंह जो था, जो मुगल्स की तरफ से लड़ रहा था, मुगल आर्मी का जनरल, इसने इन अहोम वॉरियर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। क्या बोला इसने कि हर जो असमीज़ सोल्जर है, असमीज़ यानी कि वो असम वाले रीजन में, इसीलिए असमीज़ सोल्जर बोल रहा है, वो बोट चलाने में, वो एरो शूट करने में, यानी कि बाण वगैरह चलाने में, वो ट्रेंचेस खोदने में, ट्रेंचेस मतलब बहुत गहरे गहरे गड्ढे उनको खोदने में, गन्स चलाने में, कैनन्स यानी कि तोपें चलाने में, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट था हर एक सोल्जर। ठीक है, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट था। तो इसको हम बोलते हैं वर्सैटिलिटी, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि एक ही इंसान कई सारी चीज़ें कर सकता है, उसके पास में कई सारे गुण हैं करने के लिए। अब ये बोल रहा है राम सिंह कि इसने इस तरीके के लोग नहीं देखे इंडिया के किसी और पार्ट में इस वर्सैटिलिटी के साथ में, यानी कि जो एक इंसान ये सब कुछ करना जानता है, ऐसे लोग, ऐसे सोल्जर्स राम सिंह ने और कहीं पर नहीं देखे थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हाउ डिड द अहोम्स यूज़ द रिवर्स, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ असम टू देयर एडवांटेज, इनका फ़ायदा अहोम्स ने कैसे उठाया
और कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच द ज्योग्राफी हेल्प्ड देम बिल्ड देयर डिफेंसेस एंड फाइट वॉर्स। ज्योग्राफी ने कैसे उनकी हेल्प करी, थोड़ा सा उसके बारे में जान ले रहे हैं। तो अहोम्स ने ब्रह्मपुत्र रिवर का इस्तेमाल किया था ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, डिफेंस के लिए, क्योंकि नदी में मैंने बताया कि जो दुश्मन है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो वॉरफेयर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया ब्रह्मपुत्र रिवर में, क्योंकि अहोम्स ने ही इनको ललकारा था कि लड़ना है तो आओ नदी में लड़ो। और नदी में मुगल कमज़ोर थे, उतना जानते नहीं थे वो कि कैसे पानी में लड़ा जाएगा, लेकिन अहोम्स अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ठीक है, इसके अलावा जो रिवर होती हैं वो नेचुरल बैरियर के रूप में काम करती हैं। नेचुरल बैरियर मतलब सेम एक ही बात है कि जो दुश्मन है उसकी स्पीड यहाँ से कम हो जाती है, उसे इस नदी को पार करने में टाइम लगेगा या वो ठीक से लड़ाई नहीं कर पाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो हिल्स थी वहाँ पर जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया, मतलब वो लोग दूर से रहकर पहाड़ियों पर बैठकर वो देख सकते हैं कि कहाँ पर दुश्मन है और कितनी दूर दुश्मन है, वो नज़र रख सकते हैं। और वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट भी थे, घने घने जंगल थे, जिससे गुरिल्ला वॉरफेयर वो लोग कर पाए। ठीक है, फिर अहोम सोल्जर्स के पास में उनके लोकल टेरेन की बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट नॉलेज थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सरप्राइज अटैक्स किए थे और दोबारा से वो जल्दी से छुप जाते थे, यही तो गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है। फिर अहोम्स ने ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया इफेक्टिवली बैटल ऑफ सरायघाट में, और ज्योग्राफी ने उनकी हेल्प करी उनकी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने में अगेंस्ट द मुगल्स। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अगर ज्योग्राफी की एडवांटेज ना होती तो शायद अहोम किंगडम मुगल्स के अंडर में आ जाता, क्योंकि मुगल्स जो हैं वो मैदान में बहुत अच्छी तरीके से लड़ना जानते हैं और इनके पास में अहोम्स के पास में सेना भी कम थी। तो ज्योग्राफी ने बहुत बड़ी मदद की अहोम्स की, वरना शायद ऐसा हो सकता है कि मुगल्स के कंट्रोल में होता है। हम शायद बात कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री है भाई, पता नहीं कुछ भी हो सकता था। अगर ज्योग्राफी की एडवांटेज ना होती तब भी हो सकता था कि अहोम्स जीत जाते। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर एक पिक्चर है, ये है प्लेक, यानी कि एक प्लेट है या एक टैबलेट है। इसमें बैटल ऑफ सरायघाट दिखाया गया है एक अहोम बोट के साथ में। ये यहाँ पर अहोम बोट दिखाई गई है। ठीक है, अहोम बोट है यहाँ पर अहोम लोग बैठे हुए हैं, ये युद्ध चल रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बीच में नदी भी दिखाई गई है, ये इस तरीके से, तो नदी में ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, सरायघाट वॉर मेमोरियल पार्क का ये शो किया गया है। फिर यहाँ पर स्टैचूज़ दिखाए गए हैं अहोम वॉरियर्स के ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सरायघाट। ये अलग अलग वॉरियर्स हैं, ये बैटल ऑफ सरायघाट के समय पर अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे एक यहाँ पर दूर से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये देख रहा है कि दूर से कोई आ तो नहीं रहा। यहाँ पर ये पत्थर वगैरह लेकर आ रहा है और ये जो है ये तोप चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये तोप रखी हुई है। ठीक है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये सारे वॉरियर्स यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं। तो ये हो गई अहोम्स की कहानी। अहोम्स म्यांमार से उठकर ब्रह्मपुत्र वैली में आ गए थे। इन्होंने किस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके मुगल्स को नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ने दिया था, हमने जान लिया है। इसके बाद में टॉपिक आता है द राइज ऑफ द सिख्स, मतलब जो सिख थे उनका उदय कैसे होता है, और इन सिखों ने भी मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ठीक है, तो इसके बाद में जो टॉपिक है रेजिस्टेंस टू द मुगल्स वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आएगा हमारा एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी, वही तो हम पढ़ रहे हैं। कहाँ है हमारा मेन टॉपिक, जो रेजिस्टेंस टू द मुगल्स वाला टॉपिक कहाँ चला गया, ये रहा। तो ये हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमने पहले तो ट्राइब्स के बारे में पढ़ लिया, जाट पीजेंट्री अलग अलग ट्राइब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हमने राजपूत के बारे में देखा था। राजपूत के बाद हमने फिर अहोम्स के बारे में अभी देख लिया है, और अहोम्स के अलावा अब बारी आएगी सिख की। ठीक है, तो सिख का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, क्या होता है इसमें, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।